हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फसलों के ढांचे या प्रारूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फसलों के ढांचे अथवा फसल चक्र प्रतिरूप का अभिप्राय एक निश्चित समयावधि के लिए बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोए जाने वाले भू क्षेत्र का निर्धारण करने से है। अर्थात हम लोग सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसान के द्वारा अलग अलग फसलों के बोए जाने वाला भू क्षेत्र कितना है, अर्थात भू क्षेत्र पर वह कौन कौन सी फसलें बो रहा है, उसे हम फसल प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात जैसे खरीद के मौसम में उसे कितने क्षेत्र में चावल व मक्का बोना है, कितने कितने क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, तिलहन, कपास अथवा गन्ना बोना है, कितने में मूंगफली बोनी है। ये सब जो कार्यक्रम है उन सबको मिलकर हम क्या कहते हैं, फसलों का ढांचा या प्रारूप या प्रतिरूप कहते हैं। तो आज हम लोग राजस्थान में फसलों के ढांचे या प्रारूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान की जो फसल है उसमें खाद्यान्न में मुख्यतः यहाँ बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज और चावल ये बोए जाते हैं। दाल में यहाँ चना, तूर व अन्य रबी की दालें बोई जाती है। तिलहन में राई व सरसों, अलसी, मूंगफली व अरंडी शामिल है। और अन्य के अंतर्गत हम कपास, तंबाकू, सन, गन्ना, हल्दी, धनिया, मिर्च, आलू, अदरक आदि को शामिल करते हैं। तो ये मैंने बताया कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रथम योजना के पश्चात हमारे फसल प्रारूप में काफ़ी क्या परिवर्तन आया है, कौन कौन सा परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अनाज जो फसलों की क्षेत्रफल है वो निरंतर घटता जा रहा है। प्रथम योजना में ये क्षेत्रफल 56% था, जो कि घटकर अब करीब 44% रह गया है। और इसमें भी हमारे राजस्थान में मोटे अनाजों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज़्यादा है। हालांकि चावल और गेहूं के बोए गए क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, पर ये वृद्धि बहुत कम है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अनाज की प्रधानता होने के बावजूद भी अनाज के अंतर्गत जो क्षेत्रफल बोया जा रहा है उसमें कमी आ रही है। दूसरा देखिए, दालों के क्षेत्रफल में भी कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि दालों को मुख्यतः बारानी क्षेत्र में बोया जाता है, जो कि वर्षा पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ ही प्रति हेक्टर उत्पादन नीचा होने की वजह से भी क्षेत्रफल में कमी आ रही है। फिर भी राज्य के कृषि उत्पादन में दालों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसके अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल लगभग 18% है। और खाद्यान्न फसलों का कृषि में प्रभुत्व अभी भी बरकरार है। अर्थात जहां योजना काल की प्रथम योजना में खाद्यान्नों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल 77% था, वो अब घटकर 61% रह गया है। लेकिन इसके बावजूद भी खाद्यान्नों फसलों की जो प्रधानता है, उनका जो वर्चस्व है वो बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तिलहन फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ये करीब 6% था, जो कि अब बढ़कर लगभग 18% हो गया है, अर्थात तिगुना हो गया है। हम लोग तिलहन के अंतर्गत तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सोयाबीन इनको शामिल करते हैं और इनके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी तिलहन के प्रति किसानों का जो मोह है, उनकी जो आकर्षण है वो बढ़ गया है। इसी के साथ साथ कपास के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र भी बढ़ गया है। क्यों? इसका कारण भी यही है कि कपास और रुई के मूल्य बढ़ रहे हैं और मूल्य बढ़ने की वजह से किसानों को कपास की फसल बोने का प्रोत्साहन मिला है। इसी प्रकार से मोटे जो अनाज हैं उनके अंतर्गत भी क्षेत्रफल है वो कम आ गया है और वो क्षेत्रफल किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो कपास, ग्वार, चारा व मसालों की तरफ शिफ्ट हो गया है। उधर से शिफ्ट होकर क्षेत्रफल इनकी तरफ चला गया है। और साग सब्जी, मसाले, ग्वार, फल, अदरक आदि के अंतर्गत भी क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है।
अब हम लोग देखते हैं योजना काल में राजस्थान में कृषि का कैसे विकास हुआ है। आर्थिक विकास में आप लोग सब जानते हैं कृषि का विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान है वो कृषि प्रधान क्षेत्रफल राज्य है, अर्थात यहाँ कृषि की प्रधानता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई बातों पर बल दिया गया। जैसे हम लोग योजना वाइज देखें तो प्रथम योजना में कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया गया तथा सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कृषि के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, जो आवश्यक इनपुट है, जैसे बीज है, सिंचाई है, मशीन्स हैं, इन सब पर जोर दिया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में गहन कृषि विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। आपको मालूम है कि जो हरित क्रांति अपनाई गई थी वो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही अपनाई गई थी। इसमें HYVP सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम के जो सीड्स हैं उन पर जोर दिया गया। और 1966 से 1969 के दौरान सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। इसी भांति चौथी प्लान में HYP के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना। अभी मैंने बताया था HYVP क्या, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, ये एक सीड्स हैं जिनसे उन्नत फसल होती है। और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया गया। पांचवी प्लान के अंतर्गत कृषिगत इनपुटों का नियोजन, उन्नत फसल प्रबंध विधियां आदि पर जोर दिया गया। छठी योजना में नई तकनीक के माध्यम से कृषि विस्तार कार्यक्रम पर जोर दिया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन कार्यक्रमों की पहुंच कमजोर वर्गों तक हो सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तिलहन के माध्यम से खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया और तिलहन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जल उपयोग में दक्षता को बढ़ाया गया, अर्थात जल का दुरुपयोग नहीं हो, जल का पूरा उपयोग हो। नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में HYVP फसलों पर जोर दिया गया। इसी भांति 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में पौध संरक्षण, उर्वरक, जल संरक्षण तकनीक पर जोर दिया गया और साथ ही सिंचाई पर जोर दिया गया। हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में कृषि विकास के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मसाले और दाल के उत्पादन में बहुत बड़ा राज्य है, अतः हमें इनके विकास की दिशा में प्रभावी प्रयास करने चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं के विनियोग पर बल देना चाहिए और सिंचाई का दक्ष उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नई नीति में कुकुरमुत्ता, शतावरी और फल सब्जियों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मरु विकास कार्यक्रम में टिल्ला स्थिरीकरण कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए ताकि रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सके। और कृषि बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का संचालन दक्षतापूर्वक किया जाना चाहिए। तो ये सब मेजर्स उठाकर हम कृषि के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं और राजस्थान के अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ा सकते हैं।